हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त और दुरुस्त होंगे और मैट्रिक मिशन की तैयारी में क्या होंगे तो मस्त होंगे। जैसा कि आपको बता दें, अभी तक हम लोगों ने विज्ञान के र- विज्ञान पढ़ने का काम किया है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को और चैप्टर को एक अंजाम पे पहुंचाने का भी कार्य किया है। उम्मीद करते हैं उन तमाम चैप्टर को आप लोग जा करके वीडियो से देखे हुएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाए हुएगा, और वही नॉलेज आपको मैट्रिक मिशन पार कराएगा। वही नॉलेज आपको क्या करवाएगा? मैट्रिक मिशन की एग्जाम को बेड़ा पार करवाएगा। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे धातु और अधातु के बारे में, जहां हम लोगों ने धातु और अधातु से जुड़े हुए बहुत सारे बातों को सीखने का काम किया था। उसके बाद फिर हम लोग एमसीक्यू देखे थे, फिर और भी टॉपिक देखे थे। रेस्ट कुछ टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यह जीव विज्ञान का, अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो वहां पे आपको 6 नंबर चैप्टर आएगा। अगर जीव विज्ञान के हिसाब से देखिएगा तो वह अध्याय आपका दूसरा होगा। क्लियर? तो हमारा जो 6 नंबर चैप्टर है क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम बहुत सारे चीजों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे? तो जहां पे हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, नेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई सारी बात जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। कैसे हम अपने जीवन में चीजों को एक तालमेल, एक संतुलन बना के कार्य करते हैं, उन तमाम चीज से जुड़ी हुई बातों को पढ़ने का काम हम लोग इस अध्याय में करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं पानी लेके जाते हुए तो एक हाथ ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। ये सब सारी बातें, इनसे जुड़ी हुई रोचक तथ्य हम लोग जानने का काम करेंगे। कैसे चीजों के बीच हम लोग तालमेल बनाते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, कैसे उन्हीं चीजों के बारे में हमें आज की क्लास में क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर? तो हम लोग आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, और हमारा अध्याय का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण किसी चीज को कंट्रोल कैसे करें, समन्वय अर्थात तालमेल कैसे बनाए, तालमेल कैसे बनाए। तो चलिए अब हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोगों का जहां कहीं भी आस्था हो, दुआ हो, दया हो, एक बार आप लोग विनती कर लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा, हे ईश्वर, आप जहां भी हो, जैसे भी हो, हम पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, ताकि हमारा जो यह प्रयास है मैट्रिक मिशन के लिए, वह एक अच्छा परिणाम बनकर हमारे सामने आए। क्लियर? चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन चैप्टर और काफी इंटरेस्टेड चैप्टर, अध्याय 2 जीव विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही मजेदार चैप्टर है। हम पहले ही बताए थे, अगर जीव विज्ञान को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक छोटा मोटा आप डॉक्टर जरूर बन जाइएगा। आपके शरीर से जुड़ी हुई तमाम बातें, आपके साथ घटने वाली तमाम घटित घटनाएं, आप हर चीज से रूबरू हो जाइएगा। आपका एक क्या हो गया? जान पहचान हो जाएगा। क्लियर? तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने का काम करते हैं। पहले हम लोग परिचय को देखेंगे, क्या होता है ये हमारा नियंत्रण एवं समन्वय, क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग सीखेंगे। क्या कह रहा है? जीवों के, जीव मतलब क्या हो गए? हम लोग हो गए। जो भी सजीव वस्तु, जो लिविंग थिंग्स होता है, उसमें क्या आएगा? जीव में आएगा। तो क्या होगा? जीवों के शरीर में, कहा जो भी बात होगा कहा होगा? इन बॉडी होगा। कहा होगा? इन बॉडी। जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में विभिन्न अंग है। विभिन्न अंग कहने का मतलब क्या हुआ? आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, और भी कई सारा एक बाह्य अंग हुआ। कुछ आंतरिक अंग भी है जिसमें लीवर, किडनी, फेफड़ा ये सब आते हैं। तो कह रहा है जीवों के शरीर में विभिन्न अंग, विभिन्न अंग अलग अलग काम करते हैं। नाक का अलग काम है, आंख का अलग काम है, कान का अलग काम है, पेट का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, लीवर का अलग काम है। जितना भी सारा अंग है, हर एक अंग का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। क्लियर? कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसका सेम काम है। जितना भी अंग आप देखते हैं, हर एक अंग का क्या है? अलग अलग काम है। समझ में आ रहा है? कह रहा जीवों के शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। इस बात से आप लोग सहमत है कि नहीं है? नहीं है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा अपना।
क्लियर। कह रहा जीवों के शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, सभी अंगों के कार्यों का संतुलित संचालन ही समन्वय कहलाता है। अब कौन सा अंग किस कैसे काम करेगा, उन तमाम अंगों के बीच एक समन्वय बनाना, एक तालमेल बनाना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। इन कार्यों को तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र, हाँ, क्या मिलकर नियंत्रित करता है। हमारे शरीर में जितना भी एक्टिविटी होता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो तंत्रिका तंत्र और हार्मोन करता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देखते होइएगा, जैसे ही बच्चा क्या होता है, जैसे वह यौवना आरंभ के स्थिति में आता है तो उसका मूछें निकल आना, हाँ, थायराइड बॉक्स होता है इसके यहाँ पे इसका फट जाना, ये सब परिवर्तन होता है। ये सब किस वजह से होता है, आवाज का फट जाना। ये सब क्यों होता है, तो हार्मोनल कॉज के वजह से होता है, हार्मोन के वजह से होता है। क्लियर। और दूसरा क्या है, नर्वस सिस्टम। एज फॉर एग्जाम्पल हमारे शरीर में कहीं भी कोई कहीं कट गया, कहीं फट गया, उदाहरण स्वरूप आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातों को हम बताते हैं कि सपोज दैट आपके बायां पैर पर मच्छर बैठा है, बायां पैर पर क्या बैठ गया, मच्छर बैठ गया, और जैसे ही मच्छर बैठा तो कुछ समय बाद आपको एग्जैक्ट लोकेशन तक पता चल जाता है उस मच्छर का कि वो मच्छर कहां पे बैठा है, किस पैर पे बैठा है। ऐसा कभी हुआ है कि मच्छर आपके बायां पैर पे बैठा हो और आपका जो ये चाटा है वो दायां पैर पे चला हो? ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ? तो नहीं। उत्तर निकल के क्या आएगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिस पैर पे मच्छर बैठा होता है उसी पैर का लोकेशन आपके दिमाग में इनपुट में जाता है, और फिर जैसे ही वहां से इंस्ट्रक्शन आता है आपका हाथ उठता है और उस मच्छर, जहां पे मच्छर का एग्जैक्ट लोकेशन होता है वहीं पर जाके आपका हाथ चलता है। दैट मीन्स क्या, यह जो सूचना आपके मस्तिष्क के पास गया है वह ले जाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र ही करता है। तो आपका वहां से मच्छर का एग्जैक्ट लोकेशन निकाल लिए, और जैसे ही मच्छर का एग्जैक्ट लोकेशन निकल गया तो आपके मस्तिष्क ने हाथ को आदेश दिया कि हाथ को उठाइए और बायां पैर पर मच्छर बैठा है वहां पर क्या कीजिए, प्रहार कीजिए, आक्रमण कीजिए। आप वहां पर आक्रमण करते हैं। क्लियर। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन के बारे में। हार्मोन से बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे में अभी देखे हैं, मूछ का आना, त्वचा का तैलीय हो जाना, आवाज का फटना, हाँ, और भी कई सारा कॉज है जो हार्मोन्स के वजह से होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए, अब है तो उम्मीद करते हैं कि अब जो है आप लोग समन्वय के अर्थ को समझ गए होइएगा। समन्वय के अर्थ को समझ गए होइएगा। समन्वय का अर्थ कहने का मतलब क्या हुआ, जीव के शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग काम करते हैं और सभी अंगों को काम जो होता है संतुलित संचालन, सभी अंगों का एक वे में काम करना, एक तरीका से काम करना ही क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। अब है हमारा नियंत्रण, कंट्रोल। शरीर के सभी कार्यों को मस्तिष्क और हार्मोन मिलकर नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण का अर्थ है किसी कार्य की दिशा और मात्रा को निर्धारित करना। नियंत्रण, सपोज दैट हम लोग खाना खाते हैं तो पचाने के लिए बहुत सारा एंजाइम जूस सब निकलता है। क्या वो अनाधून निकलता है? नहीं, अनाधून नहीं निकलता है। उसका एक फिक्सेशन होता है, एक लिमिटेशन होता है, उस लिमिट के अंदर ही वह निकलता है। ऐसा नहीं है कि वह अगर खाना खा लिए तो अनाधून निकलता है, ऐसा बात नहीं है। तो नियंत्रण का अर्थ है किसी कार्य की दिशा और मात्रा को निर्धारित करना, किसी कार्य को दिशा और मात्रा को निर्धारित करना, यानी कि कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसको अपने अंदर रखना, अपने अधीन रखना। क्लियर। अब हम सांस लेते हैं तो सांस भी लेते हैं तो एक लिमिट है ना कि सांस कितना लेना है। ऐसा थोड़ी ना है कि लंबा सांस ले पूरा एकदम 10 मिनट तक लेते, ऐसा नहीं ना, लिमिटेशन है ना कि इतना टाइम ऑफ पीरियड में हमको ये चीज कर लेना है। क्लियर। इतना टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज कर लेना है। तो ये नियंत्रण हम लोग इसकी चैप्टर में इसी समन्वय और नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चीजों के बीच तालमेल बैठाते हैं, कैसे चीजों को नियंत्रण करते हैं, कौन सा ग्लैंड होता है जो किसको नियंत्रित करता है। इन तमाम चीजों से जुड़ी हुई बातें को हम लोग यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे। क्लियर।
चलिए देखिए, टॉपिक हमारा क्या है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। समन्वय या कोऑर्डिनेशन कह रहा है क्या कि विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य बनाए रखना ही समन्वय कहलाता है। जो भी हमारा जितना सारा ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हाँ, ये सब तंत्र हुआ। तो इस सभी तंत्र को बीच एक सामंजस्य बना होना, एक तालमेल बना होना, एक कनेक्टिविटी होना, ये क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। यह सुनिश्चित करता है कि शरीर एक इकाई की तरह काम करे, मतलब एक वे में काम करे, एक सिस्टम में काम करे, एक वे में काम करे, एक सिस्टम में काम करे, एक तरीका से काम करे। हाँ, यह सुनिश्चित करता है। यही क्या कहलाता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। नियंत्रण एवं समन्वय के दो तंत्र है। नियंत्रण एवं समन्वय के कितने तंत्र है, दो तंत्र है। पहला हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र और दूसरा हो गया हमारा अंतःस्रावी तंत्र। नियंत्रण एवं समन्वय के दो तंत्र है। कौन कौन हो गया, तो तंत्रिका तंत्र हो गया और अंतःस्रावी तंत्र हो गया। यानी कि नर्वस सिस्टम हो गया, एक हो गया इंडोक्राइन सिस्टम, मतलब वैसा सिस्टम जो हमारे शरीर के अंदर हो, उसको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। इसको हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड, जो आंतरिक ग्लैंड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र का फिर तीन टाइप है। क्या है, मस्तिष्क है। क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय के दो तंत्र, कौन, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। और तंत्रिका तंत्र को फिर तीन भाग में बांटा गया। कौन कौन, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क जैसे पूरा एचओडी, हमारे शरीर का पूरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इस मस्तिष्क से ही हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का, विभिन्न कार्यों का क्या होता है, संचालन होता है। क्या होता है, संचालन होता है। अगर थोड़ा भी हमारे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई ट्रबल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो हम लोग किसी भी काम को करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं। कि नहीं हो जाते हैं। और क्या बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, जाओ हटो, हमारा दिमाग खराब है, हमारा दिमाग खराब है। अगर जब हमारा दिमाग खराब होता है तो हमारा नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। हमें बोलना होता है कुछ और, हम लोग बोल देते हैं कुछ और। क्लियर, क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग का नियंत्रण खो चुका है। हमारा दिमाग कहना में नहीं है, हमारा दिमाग आउट ऑफ सेंस चला गया है। तो मस्तिष्क का नियंत्रण और समन्वय होना बेहद ही जरूरी है, जिससे हम अपने आप को संतुलन बनाए रखेंगे। क्लियर। तो मेरुरज्जु, फिर स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं, नर्वस सिस्टम। अब अक्सर सुनते होइएगा कि जितना भी न्यूरॉन्स होता है, जितना भी तंत्रिका तंत्र होता है, वो क्या हमारे पीछे मेरुरज्जु के द्वारा, रीढ़ की हड्डी के थ्रू हमारे मस्तिष्क से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इधर नहीं होता है। अगर इधर होता तो जो भी सिजरियन होता है, ऑपरेशन होता है, वो नस कटने का आशंका रहता है। क्लियर, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जितना भी तंत्रिका तंत्र है वह सब बैकबोन से होते हुए मस्तिष्क से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इसलिए कहा भी जाता है कभी पीठ पे किसी को मारना वारना नहीं चाहिए। क्लियर, ये हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका, ये सब किसके भाग है, तो तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। चलिए, अब हम जो भी पढ़े हैं मस्तिष्क के बारे में, तब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क का क्या होता है, क्या उसका कार्य है, नहीं है। तो उस सब चीज हम लोग देखने का यहाँ पे काम करेंगे। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें कितना भाग पाया जाता है और कौन से भाग का क्या काम है और वो कैसे काम करता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। क्लियर। तो देखिए क्या है मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। मस्तिष्क का क्या काम है, अभी जिसे हम बोल रहे हैं, यह भी कौन डिसाइड कर रहा है, मस्तिष्क कर रहा है। हम कब क्या करेंगे, यह भी कौन डिसाइड करता है, मस्तिष्क करता है। यूं कहें तो हमारे जीवन की आगाज भी मस्तिष्क करता है और अंत भी मस्तिष्क करता है। जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है तो हम लोग क्या आते हैं, एक जैसे आप सुने होइएगा, अक्सर मूवी में देखते होइएगा कि कोमा में चला गया है। कहाँ चला गया है,
कोमा में चला गया है। कोमा में चला जाना ही मौत का दूसरा रूप होता है, जिसमें आदमी कोई सूझबूझ नहीं होता है, कोई सेंस नहीं होता है। क्लियर? तो ये हमारा मस्तिष्क जब तक एक्टिव है तो हम लोग एक्टिव है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी अंग है, जितने भी अंग तंत्र है और जितने भी ग्लैंड्स है, हर एक ग्लैंड्स को, हर एक अंग को, हर एक अंग तंत्र को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा मस्तिष्क करता है, यानी कि हमारा ब्रेन करता है। क्लियर? तो इस ब्रेन के बारे में हमको पढ़ना है। सोचिए कितना मजेदार टॉपिक है। अगर आप ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं तो ब्रेन के अंदर क्या क्या है, नहीं और क्या कंट्रोल करता है, हर एक चीज से जुड़ी हुई बातों को हम लोग सीख पाएंगे। क्लियर? तो क्या है? पहला है आपका मस्तक प्रातंस्था। ये हिंदी थोड़ा सा टफ है, हिंदी थोड़ा सा क्या है? टफ है। मस्तक प्रांत अस्था, मस्तक प्रांत अस्था, इसको हिंदी में कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? सेरिब्रम। हिंदी का नाम याद रखिएगा, सेरिब्रम। मस्तक प्रांत अस्था बहुत टफ नाम है, आप लोग याद रखिएगा सेरिब्रम। क्या याद रखिएगा? सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या क्या होता है? विचार, स्मृति, समझ, निर्णय, ये सब जो है, संवेदना, ये सब किस में आता है? सेरिब्रम में आता है। सपोज दैट कि अगर आप एग्जाम में गए, आप एग्जाम देने गए और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, आपके सामने जैसे ही प्रश्न पत्र आया और उसमें जैसे ही आप पढ़ना शुरू किए, वैसे ही आपको टॉपिक आ गया जो हम पढ़ाए थे, वो टॉपिक आ गया, तो आपके दिमाग में एक विचार आएगा। क्या विचार आएगा? अच्छा, ये जो टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे पढ़े थे वही सेम टॉपिक है। तो यह जो विचार आया, यह विचार किस में आया? तो आपके सेरिब्रम वाले भाग में आया। कहाँ आया? सेरिब्रम वाले भाग में आया। स्मृति, आप पढ़े थे, नवंबर में पढ़िएगा, आपका एग्जाम फरवरी में होगा या मार्च में होगा या मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, तो उस समय आपको ये बातें याद आएगी। तो इतना लंबा समय तक वो आपके दिमाग में रहा, आपके दिमाग में रहा, याद रहा। वह क्या हुआ? वो भी किस में आएगा? सेरिब्रम में आएगा। उसके बाद समझ, आप चीजों को जितना बेहतरीन समझिएगा उतना लंबा समय तक वो आपके साथ रहेगा। चीजों को नहीं समझिएगा वो आपके साथ लंबा समय तक नहीं रहेगा। आप पहला क्या किया? आपके विचार आया, और विचार कब आया? जब आपको याद था। याद क्यों था? क्योंकि उस टॉपिक को आप समझने का काम किया था, उस टॉपिक को वहां पे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किए थे, इसलिए वो टॉपिक आपको समझ में आया और समझने की वजह से वो आपकी स्मृति में था, यानी कि याद में था, याद था आपको। उसके बाद निर्णय लेना। अब सपोज दैट किसी आप मामला में फंस जाते हैं या कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो उस समय जब आप निर्णय लेते हैं तो वो जो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, वो कौन देता है? सेरिब्रम देता है। कौन देता है? सेरिब्रम देता है। क्लियर? उसके बाद क्या है? संवेदना, किसी चीज के प्रति संवेदना होना, किसी चीज के प्रति क्या होना? संवेदना होना, कि हाँ ये अगर कोई अच्छा काम करे उसको हम सराहना देते हैं कि नहीं अच्छा हो। तो ये जो संवेदनशील सोच है, ये तमाम चीज किससे जुड़ा हुआ है? सेरिब्रम से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? सेरिब्रम से जुड़ा हुआ है। अगर आपका सेरिब्रम डिस्टर्ब होता है, अगर आपका किसी वजह से सेरिब्रम क्या होता है? डिस्टर्ब होता है, तो ये तमाम चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये तमाम चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सोचिए, मस्तिष्क का एक भाग सेरिब्रम है और उस सेरिब्रम भाग से कितना सारा काम को किया जा रहा है। एक सेरिब्रम भाग से कितना सारा काम को किया जा रहा है। तो इससे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि स्मृति, समझ, निर्णय मस्तिष्क के किस भाग से लिया जाता है? ऑप्शन में रहेगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मस्तिष्क, इनमें से सभी। तो क्या मारिएगा? सेरिब्रम मारिएगा। क्लियर? आपका यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। क्या आएगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। सेरिब्रम। अब दूसरा है आपका सेरिबेलम। इसके नाम में बस हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा माइनर डिफरेंस है, तो इस चीज को याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। एक होता है सेरिब्रम, एक होता है सेरिबेलम। एक होता है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। हिंदी नेम थोड़ा सा, हिंदी नाम जो है थोड़ा सा अलबेला है, वो याद आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इंग्लिश याद रखिएगा। क्लियर? इंग्लिश में रखिएगा सेरिब्रम और सेरिबेलम। ऐसे एग्जाम में दोनों बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन होता है, तो वहां से आप समझ सकते, लेकिन आपको एग्जाम में सेरिब्रम और सेरिबेलम ही आएगा। क्लियर? ये भी हिंदी में लिखा रहेगा, ये भी हिंदी में लिखा रहेगा। अब है दूसरा
मस्तिष्क का भाग अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। क्या कहते हैं? सेरिबेलम। शरीर का संतुलन, सपोज दैट हम चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या हो रहे हैं? चल रहे हैं, तो हम गिर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर का संतुलन बना हुआ है। शरीर का संतुलन बना हुआ है। मांसपेशियों का समन्वय, हमारे सपोज दैट इस हाथ को अगर हम मूव करते हैं, इस हाथ को मूव किए तो ये हाथ हमारा इजी टू ऐसे मूव हो गया। दैट मीन्स व्हाट? कि यहाँ पे जो भी मांसपेशी है उस तमाम मांसपेशी के बीच समन्वय बना हुआ है। कभी कभी देखते ही हैगा कोई आदमी तेजी से अगर ऐसे हाथ को नचाता है तो उसका हाथ फंस जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे मांसपेशी सही से समन्वय को नहीं बैठा पाया, सभी से तालमेल नहीं कर पाया। क्लियर? जिसकी वजह से क्या आ गया? वहां पे मोच आ गया, थोड़ा सा पेन हो गया। अब शरीर का संतुलन, जब आदमी कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, जब कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसका शरीर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, वो हिल डोल जाता है, सही से चल नहीं पाता है, लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसका सेरिबेलम भाग क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है। सेरिबेलम भाग क्या हो गया है? डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी वजह से वह शरीर का संतुलन बनाने में क्या है? असमर्थ है। जिसके वजह से वह शरीर का संतुलन बनाने में क्या है? असमर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है? सेरिबेलम वाला भाग क्या होता है? प्रभावित होता है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? जब कोई व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करता है उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित होता है। क्लियर? तो याद रहेगा, विचार, उसके बाद स्मरण, निर्णय, हाँ, समझ और संवेदना। विचार, स्मृति, समझ, निर्णय और संवेदना, यह सब किसमें आता है? सेरिब्रम में आता है। किसमें आता है? सेरिब्रम में आता है। शरीर का संतुलन और मांसपेशियों का समन्वय यह किसमें आता है? सेरिबेलम में आता है। किसमें आता है? सेरिबेलम में आता है। अब आपका लास्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। तीसरा क्या है आपका? मेडुला ऑब्लंगाटा। इसका क्या काम है? देखिए, मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है? तो ये जो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा है इसका काम है, बहुत ही अनमोल काम है। देखिए, हृदय की धड़कन, ये जो हमारा हार्ट बीट है, ये धड़कन धड़कता है, इसको नियंत्रण रखने किसके वजह से? मेडुला ऑब्लंगाटा के वजह से। क्लियर? श्वसन, हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने की दर है ना, ऐसा तो नहीं है हम लोग लगातार सांस लेते हैं। लगातार सांस लेते हैं, एक सांस लेने का क्या है? एक रेट है, उसी रेट के हिसाब से हम लोग सांस लेते हैं। उसके बाद श्वसन, पाचन का नियंत्रण, ये तमाम चीज का जो प्रक्रिया है वो कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? तो मेडुला ऑब्लंगाटा करते हैं। कौन करते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। क्लियर? क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। इसका हृदय की धड़कन, श्वसन और पाचन का नियंत्रण, ये सभी काम करने का काम कौन करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। याद रखिएगा, इस तीनों से आपका 1 से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गया। 1 से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका इससे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इस चीज को याद रखिएगा। अब है मस्तिष्क की सुरक्षा। अब ये जो हमारा खोपड़ी है, इसका अब इतना सारा इंपॉर्टेंट काम सब कर रहा है, तो इसका क्या चाहिए? सेफ्टी भी चाहिए। सेफ्टी भी चाहिए ना, तो इसके लिए क्या है? तो मस्तिष्क एक खोपड़ी में रहता है। कहाँ रहता है? खोपड़ी में। 3 झिल्लियां, यहाँ पे झिल्ली होता है, हाँ, जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये खोपड़ी हुआ, खोपड़ी के बीच में, खोपड़ी के जैसे एक जगह क्रेनियम होता है। क्या होता है? क्रेनियम। और उसके बाद एक लिक्विड होता है, और उसके बाद हमारा मस्तिष्क होता है। तब जाके उसके अंदर हमारा मस्तिष्क जो है सेफ जोन में होता है। सपोज दैट पहले कोई प्रहार किएगा, खोपड़ी पे आएगा, अगर उससे ज्यादा गहरा चोट होगा तो क्रेनियम पे जाएगा, अगर उससे भी ज्यादा गहरा चोट होगा तो जो लिक्विड भरा हुआ है मस्तिष्क और क्रेनियम के बीच में, उस पे इंपैक्ट जाएगा, और लास्ट में कहाँ जाएगा? मस्तिष्क पे जाएगा। इसीलिए कहा जाता है सिर पे किसी व्यक्ति को जोर से या धीमे से भी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव अंग होता है हमारे शरीर का। इसलिए किसी के सिर पे प्रहार नहीं करना चाहिए। ये हुआ, ये आपका रहता है उसमें मस्तिष्कीय द्रव, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये आपके
मस्तिष्क में होता है जो आपके मस्तिष्क को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेडुला ओब्लंगाटा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, इन सब चीजों को आप याद रखिएगा। इससे आपका क्या आएगा, एग्जाम में बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। अब है तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। देखिए तंत्रिका कोशिका क्या होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचना और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक, कैसा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे हमारे शरीर का सबसे शरीर का क्या है, इकाई क्या है, सेल है, कोशिका है। कोशिका के मिलने से उत्तक बना, उत्तक के मिलने से क्या बना, अंग बना, अंग के मिलने से अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र के मिलने से क्या बना, हमारा एक बॉडी बना, अर्थात शरीर बना, अर्थात शरीर बना। क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये एक न्यूरॉन हमारे शरीर में, इसका एक जाल बिछा हुआ है, पूरे शरीर में क्या बिछा हुआ है, एक जाल की तरह यह बिछा हुआ है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह विद्युत संकेत के रूप में सूचना का आदान प्रदान करती है। हमारे शरीर में होने वाली जितना भी इंफॉर्मेशन है, उन तमाम इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क के पास सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र करता है। कभी कभी आप सुनते होइएगा पैरालिसिस, किसी को अटैक कर जाता है, तो जिस अंग में पैरालिसिस अटैक करता है उस अंग में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसके तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का कनेक्शन क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पैरालाइज्ड होता है तो उसके अंग से उसके मस्तिष्क का कनेक्टिविटी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके अंग से उसके मस्तिष्क का कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है, उसमें कुछ भी होता है उसको पता नहीं चलता है, न उठता है न कुछ होता है। लेकिन अभी कई सारा मेडिसिन आया है जिसके उपचार के माध्यम से थोड़ा बहुत सुधार उसमें हो जाता है, लेकिन एज इट पहले की तरह नहीं हो पाता है। क्लियर। तो जब कोई व्यक्ति पैरालाइज होता है तो पूरा तंत्रिका तंत्र का मस्तिष्क से कनेक्टिविटी क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिस स्थिति में मनुष्य उस अंग को कोई भी काम अपने इच्छा अनुसार नहीं कर पाता है। क्लियर। तो विद्युत इलेक्ट्रिक इंपल्स में ले जाने का काम कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। अभी जैसे आपको एग्जांपल दिए हैं, कोई आपको कहीं कट गया, कहीं फट गया, कोई मच्छर काट जाता है तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। वो किसके वजह से चलता है, इसी तंत्रिका कोशिका के वजह से चलता है। वो सूचना लेके जाता है मस्तिष्क के पास की फलना जगह पर चिलना चीज अटैक कर रहा है। जैसी बात आपका मस्तिष्क सुना, आपके हाथ को आदेश दिया कि देखो वहां पे कुछ हरकतें हो रहा है, और जैसे ये हाथ जो है आपका, ऐसा कभी हुआ है कि पैर पे मच्छर बैठा हो, आपका हाथ गाल पे चला हो, ऐसा नहीं हुआ होगा, डायरेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पे गया होगा। तो ये सूचना जो ले जाने का काम करता है वो कौन करता है, तो ये हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तो ये तंत्रिका तंत्र क्या है, जैसे खबरी का काम करता है। कैसा काम करता है, खबरी का काम करता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग क्या है, मुख्य भाग क्या है इसका, तंत्रिका तंत्र का कौन कौन सा मुख्य भाग होता है, उस भाग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्या है, कोशिका द्रव्य, जिसको लोग साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोन। एक होता है डेंड्राइट। क्या होता है, डेंड्राइट। दूसरा है एक्सोन। याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र का 3 मुख्य भाग है। कौन कौन, कोशिका द्रव्य, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा एक्सोन। तीसरा एक्सोन। डेंड्राइट का काम है संकेत प्राप्त करना और एक्सोन का काम है संकेत को आगे भेजना। तो पूछता है डेंड्राइट का क्या काम है, संकेत को रिसीव करना, मैसेज रिसीव करना। किसका काम है, डेंड्राइट का काम है। मैसेज को रिसीव करना किसका काम है, डेंड्राइट का काम है। और मैसेज को फॉरवर्ड करना, मैसेज को भेज देना, यह किसका काम है, एक्सोन का काम है। और ये किसका भाग है, तो तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका आवेग का प्रवाह कैसे होता है, तो देखिए अभी बताएं आपको क्या, डेंड्राइट जो है मैसेज को क्या किया, रिसीव किया। डेंड्राइट मैसेज को रिसीव किया। हाँ, उसके बाद ये कहां गया, कोशिका द्रव्य में साइटोन के पास गया, और साइटोन जैसे एक्सोन के पास आया तो क्या कर दिया, संकेत को आगे भेज दिया। अब तंत्रिका के यहाँ अंत हो गया और यह मांसपेशी ग्रंथि के पास चला गया। कहां चला गया, मांसपेशी। ऐसे तरह इस तरीके से तंत्रिका जो है आवेग का क्या होता है, प्रवाह होता है। कैसे होता है, तंत्रिका आवेग का
प्रवाह होता है, पहले डेंड्राइट, फिर साइटोन, फिर एक्सॉन, उसके बाद तंत्रिका तंत्र, उसके बाद मांसपेशी। क्लियर? ये याद रखिएगा तीनों भाग। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य जिसको साइटोन कहते हैं, डेंड्राइट, एक्सॉन। डेंड्राइट का संकेत को प्राप्त करना, एक्सॉन को संकेत को आगे भेजना, और क्या है? साइटोन। एक्सॉन, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशी। ये आपका पूरा क्या रहा? इसका फ्लो चार्ट है। इसका जो पढ़े इसका क्या है? फ्लो चार्ट है। इसको याद रखिएगा, आपका इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। ये मेन 2 आप याद रखिएगा, इससे भी आपका वो क्वेश्चन आता है। चलिए, अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं नियंत्रण एवं समन्वय मस्तिष्क के बारे में, तो हम लोग क्या पढ़े? मस्तिष्क का पार्ट पढ़े हैं, जहाँ पे आपको बताए हैं कि मस्तिष्क को कई भाग में बांटा गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाँ, उसके बाद मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है? हमारे हृदय की धड़कन, उसके बाद श्वसन, पाचन की क्रिया, ये तमाम चीज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। फिर सेरिबेलम के बारे में पढ़े हैं, सेरिबेलम, फिर उसके बाद सेरिब्रम के बारे में पढ़े हैं। ये तमाम चीज आप इसे जो भी पढ़े अभी, इन सभी से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। तो इस चीज को एक बार 2 बार रिकॉल कीजिएगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। अगर इससे संबंधित किसी को भी मित्र को कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। क्लियर? अब प्रत्युत्तर क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे सपोज दैट रिस्पॉन्स देना, जैसे सपोज आपको कोई, जैसे ही आपके ऊपर कोई प्रहार किया तो आप भी रिस्पॉन्स कीजिएगा ना। ऐसा तो नहीं कि कोई प्रहार किया आप खड़ा जाके हाँ हमको मारिए, आप भी कुछ रिस्पॉन्स कीजिएगा ना। जब शरीर किसी उत्तेजना पर बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया करता है तो इसे ही प्रत्युत्तर क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन। इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कह रहा है, जब शरीर किसी उत्तेजना पर बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया करता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर क्रिया कहते हैं। एट ए टाइम, जब एट ए टाइम आप अपने शरीर पर कोई प्रतिक्रिया करते हैं, उस समय होता है एट ए टाइम जो आप रेस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर। एट ए टाइम, तत्क्षण, उसी समय, अचानक जब कोई आप रेस्पॉन्स देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्युत्तर क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एकदम दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है। क्या है? गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेना, आंख में धूल जाने पर झपकाना। सपोज आप जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, जैसे कोई किराया, फट से आप आंख पलक को नीचे कर लिए, कोई गर्म वस्तु है आप छुए, फट से आप हटा लिए, ये क्या हुआ? प्रत्युत्तर क्रिया हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। मतलब एट ए टाइम आप सोचे समझे नहीं, सीधे कोई मान लीजिए गर्म वस्तु है, गर्म, बहुत गर्म है, हाँ, आपको पता नहीं है, आप गए सीधे, गलती से आपका इस पे हाथ चला गया, तो जैसी गलती से हाथ चला गया, ये गर्म है, तो क्या आप इसी के साथ चिपके रहिएगा? नहीं, जैसे ही आप हटेगा, आप फट से अपने हाथ को ऐसे हटाइएगा ना झट से। तो यही क्या है? प्रत्युत्तर क्रिया है। यही क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। एट ए टाइम जो हमारे साथ होता है, उसमें जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, वही क्या होता है? प्रत्युत्तर क्रिया होता है। कोई वस्तु जा रहे हैं, अचानक से फट समय से छिप जाते हैं, तो यही क्या है? प्रत्युत्तर क्रिया है। मतलब एट ए टाइम अपने आप को रिस्पॉन्स करना, एट ए टाइम अपने आप को रिस्पॉन्स करने का काम करना, यही हमारा क्या है? प्रत्युत्तर क्रिया है या रिफ्लेक्स एक्शन है। दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है, आप लोग इस चीज को आसान से समझ सकते हैं। क्या है? गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेना, आंख में धूल जाने पर पलक झपका देना, ये सब क्या है? प्रत्युत्तर क्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है। इससे आसान क्या हो सकता है? कह रहा है यहां पे रिफ्लेक्स आर्क पाथवे, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, यही समझिए, सीधे समझिए कि जैसे ही आप इसी का एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाया गया है, उतना समझने की जरूरत नहीं है। आप सीधे समझिए कि जैसे ही आप किसी चीज पे, यह प्रक्रिया थोड़ा सा फास्ट होता है, या क्या होता है? फास्ट होता है। ठीक है? और जैसे रिसेप्टर है, एक्सेप्ट किया, फिर सेंसरी नर्व के पास गया, वो स्पाइनल कॉर्ड होते हुए फिर मोटर नर्व के पास गया, फिर वहां से डायरेक्शन मिला, तो सीधे हम समझते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। हाँ, ये यहाँ पे हम छुए, फिर हाथ हटा लिए, तो ये सूचना, ये जैसे यहाँ पे छुए, फिर न्यूरॉन की, ये काफी फास्ट में क्या बताएं? इलेक्ट्रिक
विद्युत सिग्नल के द्वारा जो तंत्रिका तंत्र है सूचना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये सारा काम नैनो सेकेंड में हो गया, वहां पे नैनो सेकेंड में हो गया। तो ये सूचना हमारे मस्तिष्क में पहले गया होगा ना कि हाँ जिस वस्तु पे हाथ मेरा पड़ा है वह वस्तु गर्म है, और झट से हम लोग हटाने का काम किए ना। तो ये सूचना हमारे पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे फिर तंत्रिका तंत्र के माध्यम से कहाँ गया होगा, मस्तिष्क के पास गया होगा। मस्तिष्क फिर डायरेक्शन दिया होगा कि नहीं वो गर्म है, हाथ फट से हटाओ, तो फिर हम लोग फट से हाथ हटा लिए। तो ये सारा प्रक्रिया तो हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है बीच से कार्य हो गया होगा। ये यहाँ तक सूचना मस्तिष्क के पास आपको सूचना गया होगा ना कि जो चीज को हम टच किए हैं वो क्या है, गर्म है। जिस चीज को आप छुए हैं वो चीज गर्म है, ये सूचना मस्तिष्क के पास गया होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि हाथ ही आपका फील कर लिया, नहीं, फीलिंग यहां से हुआ। हाँ, यह सूचना लेके गया कौन, तंत्रिका तंत्र, कहाँ, मस्तिष्क के पास। लेकिन फीलिंग्स को जब जैसी फीलिंग्स हुआ तो इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन देने का काम कौन किया, मस्तिष्क किया। क्लियर। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्तर क्रिया कहते हैं। यह क्रिया न्यूरोलॉजी द्वारा नियंत्रित होती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं। यह क्रिया न्यूरोलॉजी द्वारा नियंत्रित होती है, मस्तिष्क द्वारा नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम समझिए इस चीज को, क्या है इंडोक्राइन सिस्टम। कह रहा है अंतःस्रावी तंत्र, इसमें विभिन्न ग्रंथियां होती हैं। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं, जो हार्मोन नामक रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है। इस ग्लैंड से निकलता क्या है, तो हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इसी हार्मोन की वजह से क्या होता है, किशोरावस्था में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे, कंधा का चौड़ा हो जाना, मूछ का निकलना, गुप्त जगहों पर बाल का आ जाना, हाँ, इसके बाद त्वचा का तैलीय हो जाना, ये सब परिवर्तित होता है किसकी वजह से, ग्लैंड्स की वजह से। हार्मोन रक्त द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं। हार्मोन रक्त द्वारा, ये जो हार्मोन हमारे शरीर में निकलते हैं वो कहाँ, किसके द्वारा, ब्लड के थ्रू। किसके थ्रू, जो हार्मोन निकलते हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचता है, रक्त में पहुंचता है, और रक्त से कहाँ पहुंचता है, अंग के पास पहुंचता है, और उनका कार्य नियंत्रित करता है। ग्लैंड से हार्मोन निकला, ग्लैंड से क्या निकला, हार्मोन निकला। ग्लैंड से जब हार्मोन निकला तो ब्लड में गया, कहाँ गया, ब्लड में गया। ब्लड से कहाँ गया, ऑर्गन के पास गया। कहाँ गया, ऑर्गन के पास गया, और फिर वो ऑर्गन अपना काम किया। फिर वो ऑर्गन अपना क्या किया, काम किया। क्लियर। हार्मोन रक्त द्वारा शरीर के अंगों तक पहुंचते हैं और उनका कार्य नियंत्रित करते हैं। क्या मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि। अब कुछ जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है और उसका काम है, उसको हम लोग याद रखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। क्लियर। ब्लड के पास कहाँ गया, ऑर्गन के पास गया, तब फिर वो ऑर्गन क्या किया, काम करना शुरू किया। अब है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि और उनके कार्य। और जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड है वो ग्लैंड कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, और रिलीज करने के बाद उसका क्या फंक्शन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप याद रखिएगा जो आपके दैनिक जीवन में भी यूज आएगा। तो पहला है पीयूष ग्रंथि। पहला क्या है, पीयूष ग्रंथि। याद रखिएगा इस पीयूष ग्रंथि को ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है। इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इसको मास्टर ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स, या इसको ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है। ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड्स या ग्लैंड्स ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या है, ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि। यह जीटीएच, क्या, जीटीएच, यह ग्रोथ हार्मोन का वृद्धि करता है, ग्रोथ हार्मोन का वृद्धि करता है। उसके बाद क्या है, थायराइड ग्रंथि, यह थायरॉक्सिन
मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। क्या थायरॉक्सिन अपचायक नियंत्रित करता है, या थायरॉक्सिन ग्लैंड को क्या करता है, जो थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन निकलता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, थायराइड ग्रंथि करता है। अग्न्याशय से इंसुलिन निकलता है जो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। अगर ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। इसमें अगर गड़बड़ी हुआ तो क्या होगा, डायबिटीज होगा। क्या होगा, डायबिटीज होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह। याद रखिएगा, अगर हमारा अग्न्याशय से इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तो हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, जो डायबिटीज का रूप लेगा। डायबिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मधुमेह बोलते हैं। और थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है, थायरॉक्सिन निकलता है। अगर थायराइड ग्रंथि में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें क्या हो जाएगा, ग्वाइटर नामक रोग हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं घेघा रोग। देख तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है फूल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं या ग्वाइटर रोग बोलते हैं। क्लियर। जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नहीं निकलता है तो वो जोर लगाता है निकलने के लिए, तो वही फूल जाता है, हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्वाइटर या घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। तो अग्न्याशय से क्या निकलता है, हाँ, इंसुलिन निकलता है जो ग्लूकोज का स्तर घटाता है, बढ़ने से उसको मेंटेन करके रखता है, जिससे डायबिटीज अगर उसमें अधिकता हुआ, एक्सेस हुआ, ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। और जब डायबिटीज हो जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। अब एक बार डायबिटीज का अगर आप शिकार हो गए तो वह आजीवन चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। कंट्रोल होगा लेकिन खत्म नहीं होगा। इससे बचने के लिए क्या करें, प्रतिदिन शारीरिक गतिविधि करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, जिससे आप इससे बच सकते हैं। नहीं तो अगर आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ गया तो भी आपके साथ क्या होगा, समस्या होगा। अब अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिसको गुस्सा आना, तनाव के समय ऊर्जा प्रदान करना। जब आप गुस्सा में होते हैं तो बहुत सारे ऐसे काम आप कर लेते हैं जो काम आपको करना नहीं चाहिए, और उस समय बुरे कार्य को करने के लिए आपके पास बहुत सारी एनर्जी भी आ जाता है। तो वो सब कहां से आता है, वही अधिवृक्क ग्रंथि से आता है, एड्रिनल ग्लैंड से आता है। इसको फ्लाई एंड फाइट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय आप वैसे काम को कर जाइएगा जो आप नॉर्मल सिचुएशन में नहीं कर पाइएगा, जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, हाँ, यह किडनी के ऊपर होता है और इसको फ्लाई एंड फाइट ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। सपोज दैट आप अचानक कहीं जा रहे हैं और रास्ते पे आपको सांप दिख गया, तो एट ए टाइम आप इतना बड़ा छलांग लगा लीजिएगा कि फिर अगर दोबारा कहे छलांग लगाने के लिए तो आप सेंस में रह के उतना लंबा छलांग नहीं लगा सकते हैं। तो उस टाइम जो आपके शरीर को एनर्जी मिलने का काम किया वो कहां से मिला, एड्रिनल ग्लैंड से मिला। आप इतना लंबा छलांग लगा लीजिएगा, इतना ऊंचा छलांग लगा लीजिएगा डर के मारे, तो फिर आप सामान्य स्थिति में वैसा छलांग नहीं लगा सकते हैं। क्लियर। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड होता है, फ्लाई एंड फाइट ग्लैंड के नाम से भी उसे हम लोग जानते हैं। क्लियर। तो ये सारा था हमारा ग्लैंड, जो अंतःस्रावी ग्रंथि था उसके बारे में ये सारा। इससे जो भी आपको हम बताए हैं उससे आपका बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है, तैयार होता है। बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, जिससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो, एग्जाम में जब आए एमसीक्यू फॉर्म में, तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट के आधार पे उस क्वेश्चन को क्या कर सके, क्लियर कर सके। और इससे हम लोग देखेंगे, जुड़े बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे जहां पे आपको एमसीक्यू क्लियर करवाने का काम भी हम लोग करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे। क्लियर। चलिए, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक क्या है, लैंगिक ग्रंथि। इसको हम लोग सेक्स ग्लैंड्स कहते हैं। क्या है, टेस्टोरेन, एस्ट्रोजन गुणों का विकास। हाँ, पाराथायराइड ग्रंथि हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है। पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। तो ये जो पादप में नियंत्रण एवं समन्वय है, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। ये था हमारा
लैंगिक ग्रंथि। क्या था? लैंगिक ग्रंथि। लैंगिक ग्रंथि क्या होता है? अब देखिए, इसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इस सब गुणों का क्या होता है? विकास होता है, जिसमें बहुत सारे चीज जैसे ही आप किशोरावस्था में आइएगा तो ये सब क्या होता है? डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर है उसके बाद क्या? पाराथायराइड ग्रंथि। पाराथायराइड ग्रंथि हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करता है। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? तो हार्मोन में जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये हमारा पाराथायराइड ग्रंथि। इस चीज को याद रखिएगा। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? रक्त में, हाँ, हार्मोन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? पाराथायराइड ग्रंथि करता है। और लैंगिक ग्लैंड से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन गुणों का विकास होता है। यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन होगा। क्लियर? अब है हमारा पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पादप में नियंत्रण एवं समन्वय। पादप में समन्वय दो प्रकार का होता है, विद्युत या तंत्रिका नहीं होती, लेकिन रासायनिक समन्वय होता है। पादपों में पौधे हार्मोन समन्वय करते हैं। जैसे अभी आज हम लोग पढ़े हैं मानव में हार्मोन, जो मानव में हार्मोन था, मानव में ग्लैंड्स को भी डेवलप करता है, मानव में कई सारे गतिविधियों को डेवलप करने का काम करता है। वैसे ही पादप में भी बहुत सारे हार्मोन है, हाँ, जो पादप को नियंत्रित करने का काम करता है, समन्वय करने का काम करता है। तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा क्लास था मानव में जो भी हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन्स अभी देखे हम लोग, कौन कौन सा अभी हम लोग पढ़े हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़े हैं, हाँ, जिसमें पढ़े हैं कि कौन सा ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और किस अंग को नियंत्रित करने का काम करता है। वैसे ही ठीक अगला जो क्लास होगा हम लोग का क्या, किस पे होगा? पादप में। तो पादप में भी कभी कभी आप देखते होगा पत्ती झड़ जाता है, हाँ, कभी कभी पत्ती अचानक सूख जाता है, फल पक जाता है। तो इन सब चीज के लिए भी क्या होता है? हार्मोन होता है। जैसे हम लोगों में बहुत सारा हार्मोन का अलग अलग काम है, वैसे पादप में भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनका अलग अलग क्या है? फंक्शन है, काम है। तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पादप में अभी जो भी हम लोग पढ़े मानव में, सेम चीज हम लोग कहां पढ़ेंगे? पादप में पढ़ेंगे, जो कि हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्लास होगा। क्लियर? और अभी तक जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं उसमें कहीं भी अगर आपको समस्या हो तो आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई समस्या होगा तब। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पादप हार्मोन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।